बच्चों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विभिन्न सेलों के ऊपर उत्पन्न इलेक्ट्रोड वेव के बारे में है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ उसका इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें यूज होती हैं वो हमको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे सेल्स जो होते हैं उसमें एक सेल जो होता है, एक आधी सेल जो होता है उस पर ऑक्सीकरण होता है, दूसरे सेल में अपचयन होता है। सबसे पहले जहाँ पर ऑक्सीजन अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। ये हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर हमको इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसका बेसिक अगर हम किसी भी चैप्टर से रिलेट करना चाहते हैं तो उसका बेसिक पता होना चाहिए। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है, पहले हम समझेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, फिर उसके बाद रिडॉक्स प्रक्रिया किसे कहते हैं। इनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमको एंड में विद्युत रसायन श्रेणी प्राप्त होगी, उसके आधार पर हम विभिन्न तत्वों के लक्षणों को पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले ऑक्सीकरण अपचयन समझना चाह रहे हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन को समझने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि आप ऑक्सीकरण शब्द जब बोला जा रहा है तो इसको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन शब्द बोला जा रहा है, हाइड्रोजन तो अपचयन के लिए हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। तो हम दो चीजें याद रखेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीजन रिलेट कर रही है किससे, ऑक्सीजन से, और अपचयन इसको अगर मान लेते हैं याद करने के लिए रिलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन से। और आप लोग याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन जो होता है उस पर -2 होता है और हाइड्रोजन पे +1 होता है। तो जब भी किसी तत्व से, यही सब याद कर लेते हैं, जब भी किसी तत्व से, मान लीजिए कोई तत्व है, इससे अगर हम ऑक्सीजन क्या करता है, संयोग करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, संयोग। जब किसी तत्व से ऑक्सीजन क्या करता है, संयोग, तो वो क्या की घटना होती है, ऑक्सीकरण की घटना होती है। ठीक है, जब किसी तत्व से ऑक्सीजन संयोग करता है तो क्या घटना, ऑक्सीकरण की घटना। और ऑक्सीजन के ऊपर होता क्या है, माइनस, तो हम इसको बोल सकते हैं, माइनस से आप कह सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व। अब दो बातें हुई, पहली है कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन संयोग करता है, दूसरी बात ये होगी जब किसी तत्व से ऋण विद्युतीय तत्व संयोग करता है तो भी वो काय की घटना है, ऑक्सीकरण की घटना है। ठीक है, तो दो तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो इसकी। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, जब किसी तत्व से हाइड्रोजन पृथक हो जाए, तो भी काय की घटना है, ऑक्सीकरण की घटना है। ठीक है, या हाइड्रोजन पे कैसा होता है, धनावेश, या फिर धन विद्युतीय तत्व क्या होता है, पृथक होता है। क्या होता है, पृथक होता है। तो आपको क्या समझना है, चार बातें निर्धारित करती हैं कि ऑक्सीकरण की डेफिनेशन क्या है। अगर आप ये कहते हो जब किसी तत्व से ऑक्सीजन संयोग करता है तो भी ऑक्सीकरण की घटना है, जब किसी तत्व से ऋण विद्युतीय तत्व संयोग करता है तो भी ऑक्सीकरण की घटना है, या फिर जब किसी तत्व में से हाइड्रोजन निकल जाता है या पृथक हो जाता है तो भी वो ऑक्सीकरण की घटना है, जब किसी तत्व में से धन विद्युतीय तत्व पृथक होता है तो भी क्या है, ऑक्सीकरण की घटना है। तो ये चार बातें जो है वो ऑक्सीकरण को डिफाइन करती हैं। आप इसको इसी आधार पर लिखेंगे जब किसी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व संयोग करता है
अथवा जब किसी तत्व से हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व पृथक होता है तो इनका ही घटना होती है, ऑक्सीकरण की घटना होती है। तो आप इस डायग्राम से ही आप लिख सकते हैं इनकी सारा सबकी डेफिनेशन। जब किसी तत्व से ऑक्सीजन संयोग करता है या ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व संयोग करता है, अथवा जब किसी तत्व से हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व क्या होता है, पृथक होता है, तो ये घटना का ही घटना हमारी ऑक्सीकरण की घटना है, हम लिख सकते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे नोट्स बनाएंगे तो ऑक्सीकरण, फिर उसमें ये चारों डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, अपने आप लिखेंगे, ये कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन पे। तो अगर हमको ये समझ में आ गया है तो इसका जस्ट उल्टा उसको कर दीजिए, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, वहाँ हाइड्रोजन संयोग करेगा, धन ऋण विद्युत संयोग कर रहा है, वहाँ धन विद्युत संयोग करेगा, यहाँ हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन पृथक हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी का नाम है। जब किसी तत्व से हाइड्रोजन संयोग करता है, ठीक है, हाइड्रोजन संयोग करता है या धन विद्युत तत्व संयोग करता है, ठीक है, तो ये क्या की घटना होती है आपकी, अपचयन की घटना होती है, रिडक्शन की घटना होती है, ठीक है। और जब किसी तत्व से ऑक्सीजन पृथक होता है या ऋण विद्युत तत्व पृथक होता है, या ऋण विद्युत तत्व पृथक होता है, तो ये क्या की घटना है, ये अपचयन की घटना है। तो ऑक्सीकरण हेडिंग डालेंगे, फिर ये चारों बातें लिखेंगे, फिर अपचयन हेडिंग डालेंगे, फिर ये अपचयन में क्या लिखेंगे, जब किसी तत्व से हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व संयोग करता है अथवा ऑक्सीजन या ऋण तत्व पृथक होता है, ठीक है, घटना अपचयन की घटना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, ये आप लिख लेंगे, डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर। क्या है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग पाए तो ये घटना का घटना होती है, ऑक्सीकरण की घटना होती है, क्या घटना है, ऑक्सीकरण की। जैसे सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो ये हमारी क्या घटना होगी, ऑक्सीकरण की, मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो अगला आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे है डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पे है डेफिनेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पे जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो पढ़ाने की जरूरत नहीं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा क्लोराइड आयन में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इसने ग्रहण किया है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वो ऑक्सीकरण की घटना है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो कई घटना अपचयन की घटना। तीसरी है हमारी डेफिनेशन ऑक्सीकरण अपचयन के आधार, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर क्या होता है, जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी से समझ लो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, 0,
जीरो से कितनी होगी +1, तो इसमें क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। यहाँ पे कितना था 0 से कितनी हो रही है -1, जो स्वतंत्र जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0 होती है, तो यानी कि तत्व है जिसकी 0 से +1 होगी तो इसका ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है आपका ऑक्सीकरण की घटना होती है, और जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो काय की घटना होती है आपकी अपचयन की घटना होती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका प्लस माइनस कोई लेना देना नहीं, घटना चाहिए, जैसे Fe3+ है या 2+ है, ओके। अब ये क्या करेंगे Fe3+ में बदल जाए, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करें, तो ये +2 से +3 में हुआ, तो इसका क्या होगा ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और अगर ये घट जाता है किसी केस में तो क्या हो जाएगा, ये आपकी अपचयन हो जाएगा। तो हमने 3 तरीके से ऑक्सीकरण की डेफिनेशन को पढ़ा, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पर, एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, और एक ऑक्सीकरण के आधार पर, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सीकरण अपचयन की डेफिनेशन, हमारा जो काम आएगा सेल में वो ये वाला चीज़ काम आएगी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ठीक है। उसमें ऑक्सीकरण संख्या में बात करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे घटा करेंगे, तो हमको चेक करना है कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़नी है घटनी कैसे, ठीक है। तो इस आधार पर हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीकरण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी डेफिनेशन नोट्स में आप पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर लिखेंगे, और फिर ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर लिखेंगे। उसके बाद आगे क्या करते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमने ऑक्सीकरण अपचयन को समझ लिया। आप समझते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? जब दो समान एलिमेंट लगे होते हैं तो उनका, पहले विद्युत ऋणात्मकता को थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं कि ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन्स को, तत्वों के मध्य जो सारे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आकर्षित करने की जो क्षमता होती है किसी भी एटम में, वो उसकी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता होती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जैसे हाइड्रोजन है तो जितनी ताकत इस हाइड्रोजन की है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, उतनी ही ताकत इस हाइड्रोजन की है इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। तो ये सारे के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीचों फंसे रहेंगे, ये किधर को ही नहीं जाएंगे। तो इसकी इसीलिए आपकी हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिटी होगी वो 0, समान परमाणु जैसे Cl2 है, N2 है, O2 है, तो इनमें क्योंकि परमाणु सेम है तो दोनों परमाणुओं की ताकत जो होगी सेम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को HCl के बीच में पढ़ें, ठीक है, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होती है? बढ़ती है। हाइड्रोजन यहाँ पे है और क्लोरीन यहाँ पे है, तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो हाइड्रोजन की तो सबसे कम होगी,
और क्लोरीन की क्या थी सबसे ज़्यादा। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा ताकत से अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अब आंशिक है तो इसको हम शो करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, पूरा शो कर देते हैं, +1 और +1। तो हाइड्रोजन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर कर रहा है तो इस पे +1, इसका -1। तो इस तरीके से ये इसकी ऑक्सीजन संख्या को, मतलब जो विद्युत ऋणात्मक, दो विभिन्न विद्युत ऋणात्मक, मतलब ऐसे तत्व जिनमें एक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है और एक ही कम है, तो उनमें सारे के इलेक्ट्रॉन जिसकी ओर विस्थापित हो जाएंगे उस पर आंशिक ऋणावेश आता है, जिससे विस्थापित होते हैं उस पर आंशिक ऋणावेश आता है। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। ठीक है, तो हमने विद्युत ऋणात्मकता के कारण हमने ऑक्सीजन संख्या को समझ लिया। तत्वों की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। मैंने अभी बताया जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। जैसे सोडियम होता है, सोडियम 0, पोटेशियम 0, क्लोरीन 0। तो तत्वों की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब आते हैं क्षार धातुओं की ऑक्सीजन संख्या। क्षार धातु, क्षार धातु हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, फर्स्ट डे में रखे गए। यहाँ पर फर्स्ट डे है, यहाँ सेकेंड डे। तो यहाँ पर जो रखे गए हैं फर्स्ट डे में, ये क्या है हमारे क्षार धातु। सेकेंड डे में है वो क्या है, क्षारीय मृदा धातु। तो इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो अब ये सब जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का, जो फर्स्ट डे में रखे गए हैं, इनके वाइटल कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे सपोज लिथियम है 3 तो इसके में 2,1, सोडियम का कितना है 11, तो 2,8,1। तो ये सारे जो होते हैं अपने आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अपनी निकटतम अक्रिय गैस के समान क्या करते हैं, संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। निकटतम अक्रिय गैस मतलब है उसके पास वाली जो अक्रिय गैस है, जैसे इसके पास वाली कौन है, नियॉन है। ठीक है, तो उसी के समान क्या करते हैं, ये अपनी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं। इसलिए इनकी जो ऑक्सीजन संख्या जो होती है, क्षार धातुओं की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, हमेशा +1 होती है। तो यहाँ लिखा है क्षार धातुओं की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, मतलब +1 होती है, क्योंकि क्षार धातुओं की हमेशा ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, +1। फिर क्षारीय मृदा धातुओं की, जैसे मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2,8,2। तो अब ये अपनी बाह्य कोश में इन 8 स्थायी करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे। तो इसलिए इसमें कितना होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, +2। ठीक है, यहाँ हम फ्रांसियम और रेडियम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी हाइड्रोजन का अलग केस है, हाइड्रोजन +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये +1 शो करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये +2 शो करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि सारी क्षार धातु, मतलब ये वाली जो क्षार धातु है ये +1 शो करती है, ये आपकी क्या करती है, +2 शो करती है। ठीक है, तो क्षार धातु में +1 शो करती है और ये क्या करती है, +2 शो करती है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये +1 शो करता है
और जब एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है तो ये -1 शो करता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ लगता है जैसे H2O, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, तो उसके साथ ये शो करेगा तो +1 है इसकी। ठीक है, और जब सोडियम के साथ धातु के साथ लगेगा NaH, तो अब सोडियम धातु जो है, सोडियम वो तो +1 ही शो करेगी हमेशा, हमने बताया +1 शो करते हैं सारे धातु, तो वो क्या करेगा -1 शो करेगा। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा हाइड्रोजन को, उस समय ये हाइड्राइड होता है, तो इसका नाम होगा सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, और तो हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो क्षार धातु के समान भी व्यवहार करता है और हेलोजेंस के समान भी व्यवहार करता है। क्षार धातुओं का गुण होता है कि अपने बाह्य कोश में से वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, और हाइड्रोजन का गुण होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आज तक इसलिए हाइड्रोजन की स्थिति पीरियोडिक टेबल में जो है वो विवाद, मतलब डिफाइन नहीं हो पाई, मतलब विवाद है उस पर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन अपनी कहीं कहीं पे +1 शो करेगा। कब शो करेगा? जब वो नॉन मेटल के साथ लगा हुआ, जब मेटल के साथ लगा हुआ तो -1 शो करेगा। ये याद रखने की बात है। ठीक है, इसके बाद आता है यही है +1 नॉन मेटल्स के साथ और -1 मेटल्स के साथ। ऑक्सीजन जो होता है, अब हाइड्रोजन के बाद आगे ऑक्सीजन के बाद आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ 8 ऑक्सीजन है, 7 नाइट्रोजन है, 6 कार्बन है, 5 बोरोन। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन ही जनरली जो होता है वो हमारा -2 शो करता है। क्या शो करता है? ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे पेरोक्साइड है, ठीक है, ऐसे केस में ये -1 शो करता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O, इसमें ये -1 शो करता है। ठीक है, अब तो ऑक्सीजन जो होता है जनरली सामान्यतः आपका -2 शो करता है, लेकिन ये -2 से लेके +2 तक शो करता है। जैसे एक केस देख लेते हैं, हमने -2 का देख लिया। -2 तो किसी भी शो करेगा, जैसे H2O, तो इसमें कितना है? -2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना है? -1। और सुपर पेरोक्साइड देखते हैं, जैसे KO2, तो इसमें कितना शो करेगा? -1/2। ठीक है, और F आ जाते हैं, F प्लस किसमें शो करेगा? F2O में। ठीक है, इसमें कितना करेगा? +2। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन, वैसे जनरली आपको ऑक्सीजन हमेशा किस में मिलेगा? -2 में मिलेगा, बट कुछ केसेस में ये मिलेगा आपको -2 से +2 तक मिल सकता है किसी भी स्टेज में। तो ये देखो, सामान्यतः तो -2 है, पेरोक्साइड्स में कितना होता है? -1। सुपर पेरोक्साइड्स में -1/2 शो कर रहा है, और वो भी कितना कर रहा है? +2 शो कर रहा है। सारी कंडीशंस आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन संख्या निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऑक्सीजन संख्या के बारे में था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब सैर में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ऑक्सीजन संख्या पूरा बहुत माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब तो ऑक्सीजन संख्या को निकालते कैसे हैं? ठीक है, वो हम इस तरह देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लेंगे, जो बातें बताई वो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन क्या शो करता है। वैसे सारी शॉर्ट में ये लिख रखी है, आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं।
ये सारा शॉर्ट में लिख रखा, समझा मैंने वहाँ पे दिया। ठीक, जैसे निकालते कहते हैं, जैसे KMnO4 है, ऑक्सीजन संख्या निकालना। ठीक है, ये हम 11th में शायद कर चुके हैं। जैसे KMnO4 है, ठीक है, इसमें मान लीजिए हमें Mn की निकालनी, जिसकी निकालनी होती है ऑक्सीजन संख्या उसको X मान देते हैं। ठीक है, और पोटेशियम किसका है, हमारा छाप धातु था, अभी अभी बताया, तो कितना प्लस करेगा, तो प्लस का लिख दीजिए, प्लस प्लस ये जो आता है इसको मल्टीप्लाई में ले लीजिए, गुणा में ले लेते हैं, और ये ऑक्सीजन का अभी कितना होता है -2, और टोटल पे कितना होता है 0। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 0, अगर यहाँ ऊपर कुछ लिखा जाता है तो बराबर यहाँ लिखा जाता है। ये का एग्जाम्पल और बताऊंगा अभी, तो ये कर लीजिए +1 x - 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x उधर जाकर +7। ठीक है, ऑक्सीजन संख्या हमेशा चिन्ह के साथ, प्लस के साथ लिखी जाएगी। जैसे कोई बच्चा कहे ये 7 है, ये भी तो प्लस का है, नहीं आप उसको प्लस या माइनस के साथ ही लिखिए। और जैसे हम बोल रहे थे यहाँ पे ऐसे SO4 है, मान लीजिए 2 माइनस, इसमें x की निकालेंगे तो x + 4 - 2 बराबर, अब ये ऊपर -2 है वो बराबर के यहाँ आ जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था ऊपर, इसलिए मैंने 0 लिखा, प्लस जितना यहाँ होता है ऊपर इसके वो मैं बराबर के यहाँ लिखता, जैसे -2 है तो -2, 3 प्लस होता है तो प्लस होता है। सॉल्व कर लो, x का मान निकाल लो, x - 8 बराबर -2, x - 2 + 8 x बराबर +। इस तरीके से हम ऑक्सीजन संख्या निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन संख्या हमें न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने समझाया। तो ये बेसिक था इस चैप्टर के बारे में। अगले लेक्चर में हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, सेल पढ़ेंगे और सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में